हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिस इज विकास पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम एक और भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीति का, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिन्हें वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राजनीति के अंदर में उदारवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है, परंतु यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का, अर्थात भारत में जो उग्रवादी राजनीति रही उसका जनक माना जाता है। उग्रवादी राजनीति से हमारा तात्पर्य है कि इससे इनसे पहले जो अंग्रेजों के प्रति एक उदारता या सहृदयता, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में अंग्रेजों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण था, और वे ये चाहते थे कि अहिंसात्मक तरीकों से और शांति के माध्यम से उन्हें एप्लीकेशंस दे करके या प्रार्थना पत्र दे करके अपनी मांगे मनवाई जाएं। परंतु बाल गंगाधर तिलक ने इन मान्यताओं को तोड़ा और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक उग्रवादी विचारधारा प्रदान की, जिसके माध्यम से उनका कार्य पूरी तरह से अहिंसक ही रहा, परंतु उन्होंने अपने कार्यों में उग्रता प्रदान की, तेजी वो लेकर के आए। जैसे असहयोग आंदोलन आप कह सकते हैं, या भारतीय जनमानस को जगाने का कार्य करना हो, और उन्होंने अंग्रेजों की जो गलत नीतियां थी उनका बहुत ही उग्रता के साथ में विरोध किया, और इस प्रकार से पूरे देश को उन्होंने जागृत करने का काम किया, अपने साथ में जोड़ा। इसलिए वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। बाल गंगाधर तिलक सामान्य नाम बोलचाल की भाषा में उन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। आइए आगे देखते हैं। इनकी जीवन परिचय यदि हम देखें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 यानी कि 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर में हुआ। पिता का नाम श्री गंगाधर पंत, माता का नाम श्रीमती पार्वती बाई। 20 वर्ष की आयु में बीए तथा 23 वर्ष की आयु में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी देखेंगे उनमें से अधिकतर आपको कानून के जानकार व्यक्ति मिलेंगे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनमें से ही एक थे। 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना प्रारंभ किया। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया, ताकि भारतीय जनमानस उद्वेलित हो सके और इसके माध्यम से अधिक राजनीतिक चेतना फैल सके। 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 21 जुलाई 1920 को इनका निधन हो गया। आइए आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। ये केवल एक राजनीतिक विचारक, राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि प्रमुख रचनाकार भी थे, जिन्होंने अलग अलग पुस्तकों की रचना की। द ओरियन, द आर्किटिक होम इन द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, गीता रहस्य, ये पुस्तकें इनके द्वारा रचित हैं। साथ के साथ में जब इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया तो मराठी समाचार पत्र केसरी का भी इन्होंने संपादन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, जिसने राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में बहुत ही जबरदस्त काम किया। इसके अलावा आर्यों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने आर्यंस का जो मूल है वो आर्किटिक्स बताया। इसके साथ साथ जब इनको जेल हुई मांडले के अंदर में, जब इनको भेज दिया गया, तो वहां पे गीता रहस्य नामक एक पुस्तक की रचना इन्होंने की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लोकमान्य तिलक की मानी जाती है। गीता रहस्य नामक पुस्तक पे इन्होंने गीता पे टीका लिखी, और गीता से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनका इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया। आइए अब आगे अध्ययन करते हुए इनके राजनीतिक विचारों को जानते हैं। तो इसमें पहले राजनीतिक विचार के अंदर में हम देखते हैं कि तिलक का राष्ट्रवाद पुनरुत्थानवाद का राष्ट्रवाद माना जाता है। देखिए यहाँ शब्द जो है वो है पुनरुत्थानवाद, यानी कि हम पहले की जो बातें हैं उनके माध्यम से ही राष्ट्र को, समाज को
लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, उनमें पुनरुत्थान लेकर आके आ रहे हैं। अर्थात जो भारतीय जनमानस एक तरह से कह सकते हैं कि सोया हुआ है, कहीं ना कहीं वो भारतीयों के मन में इस चेतना को, अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति गौरव को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। और इसलिए तिलक के राष्ट्रवाद को पुनरुत्थानवाद माना जाता है, जिसमें तिलक प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान के दम पर भारत में राजनीतिक चेतना जगाना चाहते थे। पुरानी संस्कृति, प्राचीन बातें जो कि गर्व करने लायक हमारे विषय है, जिन्हें लोग भूल चुके थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों की संस्कृति जब भारतीयों के जनमानस पर हावी होती जा रही थी, ऐसे में उन्होंने वेदों को, गीता के संदेश को, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव ऐसे कार्य थे जिनके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि तिलक का जो राजनीतिक उग्रवाद है अथवा आक्रामक राष्ट्रवाद है, उसके बारे में तिलक, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, तिलक का राष्ट्रवाद से यहाँ तात्पर्य है राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को या राष्ट्रपति की अपनी भावनाओं को। तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था और भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उन्हें उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जा सकता है। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया कि उनसे पहले के जो विचारक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति एक उदारवाद की भावना रखते थे, एक सहृदयता की भावना रखते थे और उनसे अनुनय विनय करके अपनी बातों को मनवाने में ज्यादा यकीन रखते थे। परंतु तिलक ने यह उद्घोष किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यहाँ पर अंग्रेज एक आक्रांता के रूप में, एक बाहरी शक्ति के रूप में उपस्थित है। ये देश हमारा है और यहाँ पर शासन करने का अधिकार ही भारतीयों को ही होना चाहिए। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध, अंग्रेजों का, उनकी पद्धतियों का, उनकी शासन नीतियों का विरोध किया और भारतीयों को जगाने का कार्य किया। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया तो बंग विरोधी आंदोलन में उनकी विरोध पद्धति में उनकी उग्रता की झलक साफ साफ देखी जा सकती है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन करके और भारतीयों को एक तरह से कह सकते हैं कि बांटने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया, बंगाल स्वतंत्रता सेनानियों का और स्वतंत्रता के समर्थक लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि गढ़ माना जाता था और अंग्रेजों द्वारा साजिश करके उसका विभाजन कर दिया गया। तो ऐसे में इस आंदोलन के विरोध में पूरा देश उठ खड़ा हुआ और उनका नेतृत्व करने का काम तिलक द्वारा किया गया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया उसमें 4 प्रमुख तरीके थे। उसमें से एक था स्वदेशी का समर्थन और अंग्रेजों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। एक एक करके इसको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्वदेशी का। देखिए, जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, जब हम अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ने के बाद लोगों के मन में गर्व की भावना पैदा होती है और वो इसे स्वदेशी वस्तुओं को गर्व के साथ में स्वीकार करते हैं। इसके माध्यम से इसके आर्थिक पक्ष भी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि देश का पैसा एक तरह से कह सकते हैं कि देश में ही रहता है, देश के लोगों के बीच में ही काम आता है। तो उन्होंने स्वदेशी का बहुत जबरदस्त समर्थन किया, क्योंकि विदेश से आने वाली वस्तुएं कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ही लाभ पहुंचा रही थी। इसलिए स्वदेशी का समर्थन करके उन्होंने स्वराज प्राप्ति का प्रयास किया। अगला पॉइंट है हमारा बहिष्कार। बहिष्कार के अंदर में जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार, अंग्रेजों का बहिष्कार, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीतियों का बहिष्कार, हर तरह से उन्होंने इनका बहिष्कार करने का समर्थन किया और लोगों को भी इस बारे में अधिक से अधिक जागृत किया। शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में हम पहले देख चुके हैं, उन्होंने डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से वो देश के अंदर में देश की जो पुरातन संस्कृति है उसके प्रति चेतना, उसके प्रति जागृति लेकर के आना चाहते थे। और उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का भी अध्ययन करवाया, साथ के साथ भारतीय जो मान्यताएं है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, उसका भी इन्होंने भारतीयों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो एक मिली जुली संस्कृति, मिली जुली शिक्षा पद्धति थी, जिसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति जो कि विश्व के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आवश्यक थी, साथ के साथ भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति भी गौरव की भावना रहे, अपने इतिहास के प्रति भी गौरव की भावना रहे। इसको देखते हुए उन्होंने मिक्स राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का समर्थन किया और इसी दिशा में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी किया। तथा निष्क्रिय प्रतिरोध, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
आंदोलन था जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया। निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य का प्रतिरोध करना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट जब हम देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि तिलक की स्वराज्य की धारणा। तिलक के राजनीतिक विचारों में उनकी जो स्वराज्य की धारणा थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये उनके द्वारा किया गया ये उद्घोष पूरे देश के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरणा का स्रोत बन गया और पूरे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चेतना जागृत हो गई, जिसके माध्यम से पूरा देश ही स्वराज प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अंग्रेज यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर बाहरी हैं, आक्रांता हैं और उन्हें शासन भारतीयों को ही सौंप देना चाहिए, ये भावना उन्होंने भारतीयों के मन में डाली। 1906 में जो श्रीमती एनी बेसेंट उनकी बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी रही, जिसके माध्यम से उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए स्वराज की मांग की। देखिए पूर्ण स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसके तिलक समर्थक थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्राप्ति की दिशा में पहला स्टेप जो उन्होंने उठाया उसमें वो होम रूल आंदोलन, यानी कि मुख्य राज अंग्रेजों का रहे परंतु सारा शासन, राज्य के प्रमुख जो रहे वो ब्रिटिशर्स ही रहे परंतु सारा शासन भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाए, इस दिशा में उन्होंने 1906 में एनी बेसेंट के साथ में मिलकर के काम किया। आगे हम और दूसरे वीडियो में किसी अगले विचारक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर चूंकि हमने केवल राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया है, इसलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।